देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब हर दिन पूरी मेहनत से अध्ययन कर रहे होंगे। आज मैं हिंदी संकाय के दूसरे अध्याय विष के दांत लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। विष के दांत एक ऐसा अध्याय जिसके रचयिता हैं नलिन बिलोचन शर्मा, और नलिन बिलोचन शर्मा ने इस पाठ की मदद से एक गूढ़ संदेश देने की कोशिश की है। समाज में आप लोग देखते होंगे जो कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो कि अमीर घरानों में तो रहते हैं, उनके पास धन की तो कोई कमी नहीं होती है, मगर वो अपने बच्चों को सुख सुविधाओं के तमाम साधन तो दे देते हैं, मगर एक चीज जो देने में कमी कर देते हैं वह है एक अच्छा संस्कार, दूसरों से बातचीत करने की गतिविधियां। उनके अंदर, अपने बच्चों के अंदर वो सुख सुविधाओं के वो हर साधन उसको मुहैया करवा देते हैं, मगर उसके अंदर संस्कार देने में वो कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं। उनका बच्चा दूसरों को संस्कार, दूसरों को इज्जत देने की आवश्यकता ही नहीं समझता है। इस कारण से उनका बच्चा यदि भविष्य में कोई कीर्तिमान, यदि कोई ऊंचे ओहदे पर भी चला जाए, मगर उसके बावजूद भी वो दूसरों को इज्जत करना जरूरी नहीं समझता है। बेशक वो धन अर्जित कर लेवे, मगर किसी के हृदय में अपने स्थान को अर्जित नहीं कर सकता है। तो इस पाठ की मदद से बताया गया है कि एक गरीब परिवार का लड़का जो होता है वो बेशक गरीब होता है, उसके पास सुख सुविधाओं के साधन की बेशक कमी होती है, मगर उसके अंदर स्वाभिमान होता है। वहीं पर किसी अमीर घराने का कोई बच्चा होता है जिसके पास धन तो होते हैं, धन की कोई कमी नहीं होती है, मगर उसके अंदर जो रहता है वो अहंकार रहता है, जो कि उसको हर दिन कहीं ना कहीं दूसरों के मन में, दूसरों के हृदय में, बेशक उसके पास धन का वो धौंस दिखा दे, मगर वह स्थान वह नहीं बना पाता है। वो अमीर घराने का बच्चा वह स्थान नहीं बना पाता है जो कि एक गरीब घर का लड़का, उसके पास सुख सुविधाओं के साधन तो रहते हैं, मगर उसके अंदर दूसरों को इज्जत करने की भावना रहती है, दूसरों के इज्जत करने के उसके पास कहीं ना कहीं सकारात्मक विचार से वह ओतप्रोत वो बच्चा रहता है। वहीं पर एक अमीर घराने का बच्चा धन से बेशक परिपूर्ण रहता है, मगर उसके अंदर नकारात्मक विचारों की संख्या जो होती है बेहद ही सर्वाधिक होती है। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं अब आपके बीच रख रहा हूं। प्रथम प्रश्न है इस पाठ का, जो विष के दांत का नायक कौन है, और तर्कपूर्ण उत्तर दें। अथवा इस प्रश्न को दूसरे एंगल से पूछ सकता है, जो आपकी दृष्टि में विष के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो लिखेंगे जो विष के दांत शीर्षक का नायक जो है वह है मदन। मदन इस कहानी का एक ऐसा पात्र है जो कि बेहद ही साधारण परिवार का लड़का है, मगर उसके अंदर स्वाभिमान है। वह जब कासू से उसका झगड़ा होता है तो वह क्या करता है, तो उसके विष के दांत, इस कहानी का शीर्षक भी इसी दृष्टिकोण से रखा गया है ना। उसके पास बेशक धन की कमी है, मगर वह दूसरों का कहीं ना कहीं जो दूसरा जो उसके साथ अवहेलना करते हैं, दूसरे जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो उसको वह बर्दाश्त नहीं करता है। पूरी कहानी जो है सो मदन के ही इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमती है, और कहानी का समापन भी और कहानी का शीर्षक भी उसी की कीर्ति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक जो है सो मदन जो है सो पूर्णतः जो इस कहानी का नायक जो है सो मदन पूर्णतः क्या है, सटीक है ना। मदन इस कहानी का नायक है। मदन के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी कहीं ना कहीं घटित होती है, और अंतोगत्वा मदन ही क्या करता है, तो मदन ही खोखा के अहंकार को कहीं ना कहीं चकनाचूर करने का कार्य करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विष के दांत कहानी का जो नायक जो है वह कौन है, तो वह मदन है। इस पाठ से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो लिखेंगे जो खोखा जो है सो घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामलों में क्या था, तो अपवाद था। घर के नियमों के मामलों में खोखा जो है सो अपवाद है। खोखा का ही दूसरा नाम क्या था, तो कासू था, है ना। तो खोखा जो था सो घर के नियमों के धज्जियां उड़ाने के मामले में क्या था, तो अपवाद था। घर में, खोखा के घर में क्या कहते हैं, उसकी 5 बहनें थी। 5 बहनों के ऊपर तरह तरह के नियम कानून लागू थे, है ना। सेन साहब ने सबके लिए अलग अलग तरह के नियम लागू किए थे। उनकी जो गाड़ी जो थी सेन साहब की गाड़ी, तो उसके पास खटकने की अनुमति जो थी सो घर की लड़कियों की नहीं थी, मगर खोखा जब चाहे जिसको जो चाहे वह कर सकता था, गाड़ी के पास खटक सकता था, गाड़ी को कोई नुकसान भी पहुंचा दे, उसके बावजूद भी खोखा को कुछ नहीं कहा जाता था। और अधिकांशतः खोखा अपने पिता का इकलौता पुत्र था। अधिकांशतः आप देखते होंगे समाज में जिनका जो इकलौता पुत्र होता है, या तो वह संभरा हुआ रहता है, या तो वो अच्छा रहेगा, या फिर बहुत ही बिगड़ैल रहता है। तो खोखा उन्हीं बिगड़ैल बच्चों में से था, है ना। तो खोखा जो था सो अधिकांशतः घर में के नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामलों में विवाद था। एक तरफ सेन साहब तरह तरह के नियम कानून लगाए हुए थे अपने घरों में, मगर वह नियम कानून केवल उनकी बेटियों पर ही लागू हुआ करता था, या फिर घर के बाकी सदस्य थे उनके ऊपर ही लागू हुआ करता था, या फिर घर के बाहर के सदस्य थे उनके ऊपर ही लागू हुआ करता था। मगर खोखा जो था सो तमाम नियमों की क्या किया करता था, तो हर दिन धज्जियां उड़ाता था।
हर दिन उनके तमाम नियमों को ताक पर रख करके हर कार्य किया करता था। तो हम कह सकते हैं जो खोखा जो था सो घर के नियमों के मामलों में अपवाद था। इस पाठ से तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। कहने का तात्पर्य है इस प्रश्न का, जो 20 के दांत शीर्षक का शीर्षक जो है सो 20 के दांत ही क्यों रखा गया, क्या यह शीर्षक सार्थक है? तो लिखेंगे हम लोग कि हाँ, 20 के दांत कहानी का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। नलिन बिलोचन शर्मा ने पूरी सोच समझ के साथ इस कहानी का शीर्षक 20 के दांत रखा है। 20 का दांत कहानी का शीर्षक रखे जाने का मतलब है, जो 20 का दांत है किसका, तो खोखा का। खोखा जो था सो एक अहंकारी लड़का है, एक अमीर घराने का लड़का है, जिसके पास अहंकार की कोई कमी नहीं है। उसके पास न तो धन की कमी है और न ही अहंकार की कमी है। वह हमेशा ही दूसरों पर अपना धौंस जमाना चाहता था, दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। वह सोचता था कि मेरे पिता जो है सो अमीर है, तो मैं किसी को यदि कुछ भी कहूंगा तो वो मुझे कुछ भी नहीं करेगा, है ना। तो मगर एक दिन उसके इस अहंकार को, उसकी सोच को मदन जो है सो उसकी सोच को कहीं ना कहीं उसकी सोच को खंडित कर देता है। जब एक दिन लट्टू के कारण विवाद होता है तो मदन क्या करता है, तो मदन खोखा के दांत को तोड़ देता है ना। और दांत टूटने के पश्चात ही कासू को इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं बेशक अमीर घराने से हूं, मगर मैं हर एक पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता हूं, है ना। तो उसको इस बात का भान कराने वाला, इस बात का एहसास कराने वाला जो शख्स था वो था मदन, है ना। और उसका जब दांत तोड़ देता है मदन मार करके, तब उसको इस बात का एहसास होता है कि मैं बेशक अमीर घराने से हूं, मगर मैं हर एक पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता, है ना। और उसके जब दांत टूट जाते हैं, और दांत टूटने से दांत 20 के दांत कहने का मतलब यह नहीं कि उसके दांत में जहर था, मगर जब उसका दांत टूटता है तो उसका अहंकार कहीं ना कहीं टूट जाता है ना। उसके अंदर जो विष भरे रहते हैं उस विष का कहीं ना कहीं अंत हो जाता है। तो इसीलिए इस कहानी का शीर्षक लेखक ने क्या रखा है, तो 20 के दांत। तो हम कह सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक जो है सो क्या है, तो पूर्णतः सार्थक है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कासू का चरित्र चित्रण करे। तो लिखेंगे कासू एक अहंकारी बच्चा है, कासू एक अमीर घराने का बच्चा है, जिसके अंदर संस्कार रत्ती भर भी नहीं है। वह दूसरों की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं जानता है ना। उसके पास इस बात का अहंकार है कि मेरे पिता अमीर घराने से हैं, और उसको इस बात का भी एहसास है कि मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं और मेरे ऊपर कोई भी नियम लागू होना जरूरी नहीं है ना। तो लिख देंगे इस प्रकार, कासू जो है सो एक अहंकारी बच्चा है, जो कि अपने घर के नियमों की हर दिन धज्जियां उड़ाया करता था। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो लिखेंगे सेन साहब के घर में लिंग आधारित भेदभाव किया जाता था, अर्थात पुरुष और स्त्री के बीच में उनके घर में भेदभाव था। एक और जहां सेन साहब की 5 लड़कियों के ऊपर तरह तरह के नियम लागू थे, उनको जोर जोर से हंसना नहीं था, उनके पांवों के पायल के खनकने की आवाज बाहर तक नहीं जानी थी। तरह तरह के नियम जहां एक और लड़कियों के ऊपर लागू था, और लड़कियां यदि नियमों की धज्जियां उड़ाती थी तो उन पर शासन किया जाता था। वही दूसरी ओर खोखा जो उनकी आंखों का तारा, उनका इकलौता पुत्र है, यदि वह किसी भी प्रकार का यदि कोई भी नियम का उल्लंघन किया करता था तो उसके ऊपर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं था, उसकी जो मर्जी चाहे वह कर सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेन साहब के घर में लिंग आधारित भेदभाव किया जाता था। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो लिखेंगे मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि एक साधारण परिवार के लड़का बेशक गरीब होता है, उसके पास धन की कमी होती है, सुख सुविधाओं की कमी होती है, मगर उसके अंदर स्वाभिमान होता है। मदन जो ही एक दिन गाड़ी को छू देता है तो छूने मात्र से ड्राइवर उसको क्या करता है, तो उसको जमीन पर घसीट देता है, मगर इस बात का विरोध मदन करता है। तो मदन और ड्राइवर के बीच में जो विवाद होता है, इस विवाद के द्वारा कभी लेखक यह बताना चाहते हैं कि बेशक एक साधारण परिवार का लड़का साधारण घर से कहीं ना कहीं संबंध रखता हो, उसके पास धन की कमी हो और उसके पास स्वाभिमान होता है, मात्र गाड़ी को छू देने से किसी को घसीट करके उसे थप्पड़ लगा देना यह बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, मगर मदन इस बात का विरोध करता है। तो इसके द्वारा बताया जाता गया इस प्रसंग के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से, एक साधारण परिवार के लड़के के अंदर भी स्वाभिमान की कोई कमी नहीं होती है, और वो उसके ऊपर जब कोई अत्याचार किया जाता है तो वह उसका पूर्णतः विरोध करता है ना, उसके खिलाफ आवाज उठाता है।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो लिखेंगे सेन साहब और उनके मित्रों के बीच में बातचीत होती है तो सेन साहब जो है सो अपने बेटों की प्रशंसा लगातार कर रहे होते हैं, है ना। सेन साहब कहते हैं कि मैं अपने बेटे को एक दिन बड़ा इंजीनियर बनाऊंगा। इसी बात पर पत्रकार से जब पूछते हैं सेन साहब कि बताइए, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। तो पत्रकार जो है सो खोखा की हरकत को देख करके उनके ऊपर व्यंग करते हुए कहते हैं, सेन साहब के ऊपर व्यंग करते हुए कहते हैं कि सेन साहब, मैं अपने बेटे को इंजीनियर तो नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को जेंटलमैन जरूर बनाऊंगा। क्योंकि आगे चल करके वह क्या बनेगा यह तो उसके भाग्य पर डिपेंड करता है, उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है, उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। मगर मैं अपने बच्चों को सर्वप्रथम एक जेंटलमैन बनाऊंगा, अर्थात एक नेक आदमी बनाऊंगा। उसके अंदर मैं संस्कार की तनिक भी कमी नहीं होने दूंगा। उसको मैं इतनी अच्छी शिक्षा दूंगा कि वह दूसरों को इज्जत करना जाने। बस इतने मात्र से ही सेन साहब को इस बात का एहसास हो जाता है कि बातों ही बातों में पत्रकार ने मुझे बेहद ही गुड संदेश दे दिया। उसने खोखा की हरकत का अवलोकन करके पत्रकार ने उनको जो सीख दी, उस सीख को सीख करके सेन साहब को अपने ऊपर ही गिलानी होने लगी। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच रखा। आप सब मेहनत से पढ़ते रहिए और अपने पिता का नाम रोशन कीजिए, और आपके पास जो समय है उस समय को अनमोल समझिए और हर दिन मेहनत कीजिए। वो दिन दूर नहीं जब आपके पास हर सुख सुविधाओं के साधन होंगे। आपके पिता जो आज जिस कष्ट को झेल रहे हैं, जिस तकलीफ को झेल रहे हैं, आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उनको उन तमाम कष्टों से, उन तमाम दुखों से आप उनको उबार सकते हैं। बस जरूरी इस बात की है कि आपके पास आज का जो समय है उस आज के समय का आप सदुपयोग कीजिए। आज का समय बेहद ही अनमोल है। ईश्वर ने हम लोगों को मनुष्य के रूप में इस धरा पर भेजा है, इस धरती पर भेजा है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोग कुछ ऐसा करें ताकि एक दिन हमारे माता पिता का नाम रोशन हो, हमारा एक समाज में अलग पहचान बने। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि माँ सरस्वती भगवती आप सबों का भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद।